प्यारे विद्यार्थियों, आपको बहुत-बहुत नमस्कार। आज हम अपनी टीम के साथ उपस्थित हुए हैं आपके सामने और इस टीम को बनाने में हम इतना लेट क्यों हो गए हैं, इतना समय क्यों लग गया है? आप लोग बार-बार कहते थे कि सर क्लास चलाइए और क्लास हमको यूट्यूब पर दीजिए या ऐप पर दीजिए। चूँकि देखिए टीचर तो बहुत होते हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसे टीचर चाहिए थे जो थोड़ा डिफरेंट हों, बेहतर हों। तो इन नायाब हीरो को या बल्कि कहें कोहिनूर को तलाशने में थोड़ा-सा वक़्त लग गया। लेकिन हमारी जो ये टीम है, बहुत दमदार टीम है और इसमें से सभी अध्यापक हमारे, चाहे वो दिल्ली हो, प्रयागराज हो, लखनऊ हो, जो भी बड़े-बड़े संस्थान हैं, वहाँ सबका अनुभव है, पढ़ाने का अनुभव है। इसलिए इनसे संपर्क साधने में और इनसे बातचीत करने में और इनसे समय प्राप्त करने में हमको थोड़ी देरी हुई है। आज हम आपसे बात करेंगे यूपी पीसीएस 2024 के बारे में, जो मुख्य परीक्षा होने वाली है और जो हमने बैच लॉन्च किया है, उसके बारे में आपसे हम बात करेंगे। और मैं परिचय एक-एक का सबको करा देता हूँ पहले। आप डॉक्टर एस के मानव सर हैं। ये सर आपको हिस्ट्री पढ़ाएँगे। हिस्ट्री का जितना भी पोर्शन है, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री और साथ में आर्ट एंड कल्चर। इसके साथ-साथ सर का जो विशेष महारत हासिल है, वो है आपका पेपर फोर्थ, यानी कि इथिक्स के मामले में मैं पूरे इंडिया की बात कर सकता हूं, अगर 1-2 टीचर को छोड़ दिया जाए, बल्कि ना भी छोड़े, तब भी हम सर का खड़े होकर के कंपटीशन करा सकते हैं। इसमें बिल्कुल कोई संदेह नहीं है, कोई गुरेज नहीं कहने में। और जब आप लोग पढ़ेंगे, तो इस बात को देखेंगे कि इथिक्स, जिसको लोग हौवा समझते यार, मतलब कैसे होगा, पता नहीं कैसे हो पाएगा। सर इतनी आसानी तरीके से, इतनी आसान भाषा में आपको समझाएंगे कि वो तो आप देखेंगे स्वयं ही। और आपसे तो आपका परिचय होगा ही। अभिनव श्रीवास्तव जी हैं और सर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, साइंस टेक पढ़ाएंगे, सोसाइटी वाला पोर्शन देखेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी देखेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट देखेंगे, साथ ही साथ यूपी स्पेशल का पोर्शन भी सर देखेंगे। और अभी मैं सर का भूल गया, सर के पास कम से कम 23-24 साल का अनुभव है। अब सोचिए, मतलब कि जितनी सर की आप एज देख रहे हैं, मतलब कि आधा तो इनका अनुभव है। और सर भी किसी से कम नहीं है। 15-16 साल से सर पढ़ा रहे हैं कोचिंग के क्षेत्र में। यूपीएससी जैसी परीक्षाओं का इंटरव्यू दिया है, कई बार मेंस दिए हुए हैं। और जो हमारे किनारे सर खड़े हुए हैं, और इनसे तो समय लेना बड़ा मुश्किल है। बड़े मुश्किल से हमको ये पकड़ में आए हैं। सुनील भारद्वाज जी हैं ये। और सर आपको सेकंड पेपर जो गवर्नेंस का है, पॉलिटी का है, वो आपको पढ़ाएंगे। साथ ही साथ जो फर्स्ट पेपर का ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, वो भी सर ही देखेंगे। सर के पास कम से कम 25 साल का अनुभव है इस सिविल सेवा के क्षेत्र में पढ़ने और पढ़ाने का। कई बार मेंस इंटरव्यू से अपीयर हुए हैं। तो ये तो हमारी दमदार टीम रही है। इस टीम के साथ हम आपके पास आए हैं। और यूपी पीसीएस मेंस पढ़ाना कोई इतना आसान नहीं होता, आप जान लीजिए। बहुत कठिन कार्य है। बैच तो आपको मार्केट में बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन वहां पर कैसी फैकल्टी है, कैसा कंटेंट है, कैसी क्लास हो रही है, वो सब आप लोग देखिए। वहां भी डेमो लीजिए, हमारे यहाँ भी डेमो लीजिए। और जब आपको लगे कि नहीं कुछ डिफरेंट है और लगे कि हम वास्तव में अगर सिलेक्शन लेना है, तो हमें सर के साथ जुड़ना है, सर की टीम के साथ जुड़ना है। और खास बात यह है कि हमने इस बैच में सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों का एडमिशन लेना है। 100 से अधिक नहीं लेना है, क्योंकि हमें अंतिम रूप से सिलेक्शन भी दिलाना है। जब हम एक एक स्टूडेंट पर व्यक्तिगत ध्यान दे पाएंगे, उसकी व्यक्तिगत कॉपी चेक कर पाएंगे, उसको व्यक्तिगत मार्गदर्शन दे पाएंगे, तभी हम जाकर के उसको इंटरव्यू के लिए कॉल करा पाएंगे और अंतिम रूप से उसका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है? तो हमको ज्यादा नहीं और बोलेंगे, बाकी हम जो है सर लोग खुद ही अपने बारे में बताते हैं। तो मैं कहूंगा कि मानव सर जो है, आप थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। यहाँ से आ जाएगा। हाँ, थोड़ा आगे आ जाइए। आ जाइए।
नमस्कार साथियों, जैसा कि डीपी सर ने अभी बताया, मेरा संक्षिप्त परिचय दिया और सबसे पहले तो इस नववर्ष की पूर्व संध्या पर आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से स्वागत करता हूं अपनी समस्त टीम के सदस्यों के साथ। जैसा अभी ये आपको सर ने इन्फॉर्म किया, अवगत कराया कि हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और एथिक्स विषय, इन दो विषयों के साथ बेसिकली मैं जिन विषयों का विद्यार्थी हूं वो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, एथिक्स और साइंस, लेकिन चूंकि समय को ध्यान में रखते इन दो विषयों के साथ हम आपसे मिलेंगे। और मैं ये कहूंगा कि अभी जो संभावित परीक्षा है पीसीएस की, मेंस की, उसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो बहुत ही सेलेक्टिव प्रश्न, चयनित प्रश्न की एक श्रृंखला, चेन हम आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे जो अति संभावित प्रश्न है। और फिर उन प्रश्नों को हम सॉल्व कैसे करें, उन प्रश्नों की प्रकृति कैसे समझें, वो पुच्छल शब्द क्या है, टेल वर्ड्स क्या है। पहली क्लास बेसिकली जैसे आज इंट्रोडक्टरी क्लास फैकल्टीज को लेकर के है, ऐसे ही विषयवार तरीके से हर सब्जेक्ट की एक इंट्रोडक्टरी क्लास होगी। उसमें हर विषय के एक्सपर्ट आपको पहले ये बताएंगे कि प्रश्न जो होगा उसकी प्रकृति को कैसे समझें, उसकी मांग को, डिमांड को कैसे समझें, और फिर उसके अनुरूप कैसे हम सिनॉप्सिस तैयार करें क्वेश्चन का, किस तरह से फॉर्मेटिंग करें, जिसको सामान्य शब्दों में फॉर्मेटिंग कहते हैं। और फिर फॉर्मेटिंग करने के बाद किस तरह से उसको, भले थोड़ा सा 1 मिनट का समय, आधा मिनट का समय, हमें प्रत्येक क्वेश्चन में आधा मिनट का समय, भले वो आधे से 1 मिनट का समय चला जाए, लेकिन जब तक सिनॉप्सिस, और आज चूंकि अभी समय कम है, नहीं मैं आज ही थोड़ा सा करके दिखाता कि किस तरह से सिनॉप्सिस तैयार करने के बाद में, फॉर्मेटिंग करने के बाद में प्रश्न की भूमिका, जिसको आप प्रस्तावना कहते हैं, और फिर मेन बॉडी और जो उसका कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो एक सही दिशा में आगे बढ़ता है, प्रवाहवान होता है। और बेसिकली यूपीएससी इन्हीं सब बातों को देख करके नंबर देता है, उसमें कहां पर अंडरलाइन करना है। और कुछ ऐसे, खास करके एथिक्स के अंदर, और जब निबंध की बात आती है तो कुछ क्वाइटेशन ऐसे होते हैं जिनको एक जगह पर मैं आपको लिखवा दूंगा और उनका बीच बीच में आप प्रयोग करते रहेंगे। उदाहरण के तौर पे मसलन जैसे पहली ही क्लास में एथिक्स में हम ये बात करेंगे कि जो उसकी ओकैप शब्दावली है, जैसे वैल्यू क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, एटीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड एटीट्यूड में डिफरेंस क्या है, इंटरेस्ट क्या है, मोरल वैल्यू, और इस तरह की सभी बातें जो हैं उनको, जो ओकैप्स है एथिक्स की, वो पहले ही हम लोग पहली ही क्लास में देख लेंगे। और फिर साथ में फिर हम जो क्वेश्चन, संभावित प्रश्न है, उनको लेकर के डिस्कस करेंगे। ठीक ऐसे ही एथिक्स में भी हम, ऐसे ही हिस्ट्री विषय के अंदर भी, उदाहरण के तौर पर एक क्वेश्चन, जैसे अभी मैं थोड़ा सा समय नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि सभी लोग परिचित हो पाए, लेकिन उदाहरण के तौर पर हिस्ट्री का जैसे क्वेश्चन ले रहे हैं अभी, कि मान लीजिए गांधी जी और अंबेडकर दोनों लोगों के बीच में दलितों के उत्थान को लेकर के किस तरह की भिन्नता विद्यमान थी, ये प्रश्न है। तो यहां पर यह ध्यान देना होगा कि उनमें क्या अंतर था उनके उत्थान को लेकर, लेकिन पहले यह समझना होगा कि समानता क्या थी। तो समानता दोनों लोगों में यह थी कि दोनों लोगों का उद्देश्य एक था, दोनों लोग दलितों का उत्थान चाहते हैं, लेकिन वैचारिकी में भिन्नता कहां थी। दरअसल गांधी जी ये चाहते थे कि बिना किसी तरह का सोसाइटी में अलगाव हुए, बिना कि उनको आरक्षण दिए हुए, और उनकी स्थिति में सुधार हो जाए, बदलाव हो जाए। और गांधी जी ये चाहते, और अंबेडकर ये चाहते थे कि नहीं, इस तरह से बिना उनको विशेष सुविधाएं दिए वो संभव नहीं है। तो हमें किसी भी क्वेश्चन की मांग, उसका सेगमेंटेशन करना होता है, प्रश्न का तार्किक विखंडन करना होता है, और फिर उस मांग को समझकर उसके अनुरूप लिखना होता है। तो जैसे इसकी सिनॉप्सिस जब तैयार करेंगे तो इसमें दो बातों का ध्यान रखना होगा। अंतर कह रहा है, लेकिन फिर भी समझना होगा कि दोनों लोगों में समानता क्या थी। तो समानता यह है कि दोनों लोगों का उद्देश्य सेम है, दोनों लोगों का उद्देश्य यह है कि दलितों का कल्याण। हाँ, वैचारिक भिन्नता है तो उसको फिर हम क्रमवाइज तरीके से समझेंगे। ये आज के इस संक्षिप्त वार्ता में यहीं तक। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और नंबर्स की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को।
और जैसा कि डीपी सर ने हम लोगों के बारे में बताया, कुछ ज्यादा ही बता दिया, लेकिन नहीं, मुझे थोड़ा कम है। नहीं, अनुभव का देखिए, अनुभव एक्सपीरियंस ही द बेस्ट टीचर, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते और पढ़ते पढ़ते जो प्रॉब्लम्स है बच्चों की, वो हम लोगों ने फेस भी की है। तो आपका जो सिलेबस का सेक्शन है, सेकंड पेपर में जो आपका संविधान प्रशासन को मुझे देखना है, और फर्स्ट पेपर में जो भूगोल का सेक्शन है, ज्योग्राफी का, वो मुझे देखना है। सिलेबस मैंने स्टडी किया, और सर ने जैसे भी कहा कि मानव सर ने, कि सिनॉप्सिस का ही सबसे बड़ा खेल है। आप इसको व्यवहारिक तरीके से समझिए कि जब हम कोई मकान बनाते हैं तो प्लाट देखते हैं, तो दीवारें उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसकी फ्रेमिंग जितनी अच्छी होगी, उसका प्रारूप जितना अच्छा होगा, आप उसी तरीके से उसको तैयार कर सकते हैं। यहाँ एक ये भी चीज ध्यान रखनी है कि मकान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, नींव उसकी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। वो जितनी मजबूत होगी, सिस्टमेटिक होगी, हम उसको ऊंचाई पर भी ले जा सकते हैं। दूसरा उदाहरण ये भी है, जैसे एक पौधा है, चाहे वो बड़ा हो यूकेलिप्टस जैसा, छोटा हो दूब जैसा, दोनों ही छोटे हो चाहे बड़े, लेकिन दोनों में जो बेस होता है, जो उसकी जड़ें हैं, वो जितनी मजबूत होंगी, उतना ही ज्यादा स्टेबलिश होगा। तो जो भी हम प्रश्न लिखते हैं, अपने विचारों का जो प्रबंधन करते हैं, उसकी अगर सही फ्रेमिंग हुई, सही सिनॉप्सिस होगी, तो विचार ऑटोमेटिकली सिस्टमेटिक रहेंगे, बने भी रहेंगे और बंधे भी रहेंगे। तो इसी आधार पर इस पर काम करना है। बाकी जो आपका संविधान का सेक्शन है, उसमें मैक्सिमम चीजें करंट अफेयर से जुड़ी हुई है, जो अनुभव सर आपको पढ़ाएंगे ही। तो संविधान में सिद्धांत और व्यवहार दोनों को एक साथ लेके चलना है। जैसे समानता का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, तो आर्टिकल 21 में हमें जीवन जीने का, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में जीवन जीने में क्या क्या आ जाता है? सोने का अधिकार, मनवर्ग के सोना हमारा मौलिक अधिकार है, निजता का अधिकार। तो जब संविधान को जमीन से छू के हम देखेंगे, तो ये उतना व्यवहारिक हो जाता है, और वही व्यवहारिक अप्रोच आपकी अगर है, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये सारी बातें देखनी है। चाहे ज्योग्राफी के साथ है, ज्योग्राफी में चाहे वो सुनामी हो, चाहे चक्रवात हो, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो करंट से जुड़े हुए हैं। जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं, उनसे हम प्रभावित होते हैं, समाज प्रभावित होता है, उसका किस तरीके से एक वैचारिक तरीके से उसका प्रबंधन किया जाए, और कैसे अपने विचारों को एक नई दिशा और दशा दी जाए, इन्हीं सब पर काम करना है। बाकी सर ने बता ही दिया, बाकी बातें डिटेल से जब टॉपिक पे हम आएंगे करेंगे। और हम चाहते हैं कि अब कुछ बातें अनुभव सर भी बताएं आपको। दोस्तों नमस्कार, मैं अभिनव श्रीवास्तव। आपको अपना व्यक्तिगत परिचय क्या? पिछले पीसीएस की प्री एग्जाम्स को लेकर के करंट अफेयर सेक्शन को हम लोगों ने काफी विस्तार से डिस्कस किया था, और उस समय हम दोनों एक दूसरे से, यानी हम सभी एक दूसरे से परिचित हैं, तो मुझे व्यक्तिगत परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, मैं समझता हूं। लेकिन जब बात विषय की आती है दोस्तों, तो हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट, प्लस इंडियन सोसाइटी और उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं। दोस्तों अगर इन सभी विषयों को देखा जाए, तो कोई भी इसमें से ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आपसे करंट अफेयर्स की एक बेहतर जानकारी की मांग न करता हो। आप ये समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास एक बेहतर उत्तर लेखन कौशल हमें विकसित करना है, तो हमें किसी भी विषय की समसामयिक घटनाओं में या समसामयिक परिदृश्य उसका क्या है, ये भी समझना बहुत जरूरी होता है। और इस बात का हम लोग पूरा ख्याल रखेंगे कि हम जब भी किसी प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं, तो उन उत्तरों की जो प्रामाणिकता है, उनकी पुष्टि करने के लिए हम तथ्यों का समावेशन करने में कोई भी कोताही ना बरतें। और अगर तथ्यों का समावेशन उसमें किया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि इस बार पीसीएस की प्री परीक्षा की जो प्रकृति रही है, उसका जो नेचर रहा है, इसने स्पष्ट कर दिया कि आयोग आने वाले समय में निश्चित तौर पर आपसे अब तक की पारंपरिक जानकारी की तुलना में अलग अप्रोच की मांग कर रहा है। और उसी अलग एंड डिफरेंट अप्रोच के साथ डीपी एजुकेशन की ये टीम आपके समक्ष उपस्थित है। दोस्तों मैं आभारी हूं डीपी सर का कि उन्होंने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया, और साथ ही साथ संबोधित करने का मौका दिया आप सभी को, आप युवाओं को, जो इस देश के भावी कर्णधार हैं, जिनके कंधों पर इस देश के भविष्य की जिम्मेदारी है। लेकिन इसके लिए कि आप देश के भविष्य की जिम्मेदारी को बेहतर ढंग से निर्वहन कर पाए, आपको अपने आप को सक्षम और सशक्त बनाने की आवश्यकता है। इकोनॉमिक्स की बात जहां तक है दोस्तों, तो इकोनॉमिक्स की प्रकृति अगर देखी जाए और उसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों की बात की जाए, चाहे वो राजकोषीय घाटे की बात हो, डॉलर के सापेक्ष लगातार गिर रहे रुपए की कीमत की बात की जाए, जैसा आप जानते हैं इस समय, निर्यात की बात की जाए, और अभी हाल ही में
आपको पता है कि 1991 में हमारी अर्थव्यवस्था की में उदारीकरण के जो अग्रदूत कहे जाते थे स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिसके लिए हम सभी की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि, उनका देहांत हो गया। और आपको पता है कि वर्ष 1991 में किस तरह से उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को लाइसेंस राज से मुक्त कराया, कैसे उन्होंने उदारीकरण को आगे बढ़ाया, और उसका परिणाम है कि आज भारत अगर दुनिया में एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के तौर पर सुना या कहा जाता है भारत के बारे में, तो कहीं ना कहीं इसकी जो नींव है, इसका जो फाउंडेशन है, वो उन्होंने ही रखा था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक सेक्टर है जिसे हम लोग सनराइज सेक्टर कहते हैं, जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके अलावा दूसरे कई सेक्टर्स हैं जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का भी नाम लिया जाना चाहिए। यहां से पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति लगातार बदल रही है और वो आपसे न केवल संबंधित विषय के करंट अफेयर्स की जानकारी की मांग कर रहे हैं, बल्कि आपसे जिस तरह के उत्तर लेखन की मांग की जा रही है, उसमें सबसे जरूरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है कि कैसे इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल मानव कल्याण के लिए किया जा सकता है। इस पर आपके पास अपना एक ओपिनियन और एक बेटर अप्रोच होना बहुत जरूरी है। अगर इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें दोस्तों, तो इंटरनल सिक्योरिटी में आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद, ये सब अलग अलग रूप हैं जो कहीं ना कहीं हमारी आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ हमारी बाहरी सुरक्षा के लिए भी एक कठिन चुनौती के तौर पर मौजूद है। और इसके लिए डिफेंस फोर्सेस हमारी कैसे काम कर रही हैं, किस तरह से हम अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर भारत को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में न केवल स्थापित कर पाए हैं, बल्कि दूसरे देशों के साथ हम कैसे तकनीक का हस्तांतरण कर रहे हैं, कैसे अपनी सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए कौन सी योजनाएं बनाई जा रही, सेना के उन्नयन और उसके एक तरह से मॉडिफिकेशन के लिए किस तरह से हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन चीजों को जोड़कर भी हमें देखने की आवश्यकता है। एक ब्यूरोक्रेट एस जयशंकर, आप जानते हैं हमारे विदेश मंत्री हैं, ये अमूमन अपने आप में एक पहला मौका है जब किसी ब्यूरोक्रेट को हमारे गवर्नेंस में, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरनेशनल रिलेशन को बैलेंस करने की जिम्मेदारी दी गई। और विगत कुछ वर्षों में भारत की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिस तरह से प्रभावकारी मौजूदगी हम लोगों ने देखी है, आज दुनिया में कोई भी ऐसा ज्वलंत मुद्दा नहीं है दोस्तों जिसमें भारत की राय मायने न रखती हो। चाहे बात अर्थव्यवस्था से जुड़ी हो, चाहे बात पर्यावरण से संबंधित हो, जिसमें आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याएं अब महज केवल एक देश की समस्या न होकर एक वैश्विक समस्या के रूप में पूरी मानवता के समक्ष उनके अस्तित्व के लिए चुनौती बनकर खड़ी है। कैसे हम इन चुनौतियों का सामना करेंगे, इन्हीं सारी बातों को लेकर के हम और हमारी टीम आपके बीच अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे, रखेंगे। कैसे किसी क्वेश्चन को समझना है, जैसा कि आपको मानव सर ने बताया और सुनील सर ने भी आपसे डिस्कस किया कि किसी भी इमारत की नींव जितनी मजबूत होती है, उसका फाउंडेशन जितना मजबूत होता है, उतनी ही ऊंची वो इमारत बन पाती है और उतनी ही वो ज्यादा टिकाऊ होती है। उसी तरह से आप लोगों को हमारी टीम आपके संबंधित सभी विषयों के लिए न केवल आंसर राइटिंग फॉर्मेट से परिचित कराएगी, बल्कि एग्जैक्टली क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है, इस पर भी हम लोग आपको एक बेटर ऑप्शन देंगे, बेटर सुझाव देंगे। और जैसा कि आपको जानकारी है कि परीक्षाओं के लिए आपके पास 3 महीने हैं दोस्तों। तो इससे पहले कि 6 तारीख से, जैसा कि पूर्व घोषित हो चुका है, आपकी कक्षाएं शुरू हो रही हैं। आगामी दिनों में हम में से हर कोई अपने अपने संबंधित विषय के कुछ डेमो क्वेश्चंस और उसके किस तरह से उसका प्रस्तुतिकरण किया जाना चाहिए, इसको लेकर के हम कुछ शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से आप तक अपनी जानकारी को प्रेषित करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कामयाबी जिंदगी में उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने आप पर यकीन रखते हैं। तैयारी लाखों करोड़ों युवा कर रहे हैं। कई बार छात्र ये कहते हैं कि वैकेंसीज बहुत कम है, सीटों की संख्या बहुत कम है, लेकिन मेरा मानना है कि सीटों की संख्या मैटर नहीं करती। महत्वपूर्ण है कि आपको फाइनली सिलेक्शन अगर लेना है तो एक सीट पर लेना है, और अगर किसी भर्ती में एक सीट भी है तो सीट आपकी होनी चाहिए, यही साबित करना है। और इसी के लिए, जैसा मैंने बताया, डीपी एजुकेशन की टीम समर्पित है। तो दोस्तों, मैं पुनः निवेदन करूंगा डीपी सर से कि वो अपनी बातचीत के साथ इस आज की संक्षिप्त वीडियो का समापन करें और आप लोगों को आने वाली कक्षाओं के बारे में अपनी पूर्व योजना से परिचित कराएं। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने, अभी तो बस ये डेमो है और बहुत मतलब संक्षिप्त वीडियो बनाना था
और मैंने पहले ही बोल दिया सर इसमें जो है बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इन लोगों को रोक पाना इतना आसान नहीं है। और जब ये अपने खुले मंच पर होंगे तो फिर आप सोच सकते हैं कि किस तरह से ये अपनी पारी को खेलेंगे। इसलिए हमारा बैच 6 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। आप लोग जुड़िए और हमारी जो क्लासेज हैं वो डीपी एडुकेयर एप्लीकेशन पर होंगी, उसको आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और जो आंसर राइटिंग है, आपको आंसर देना है, कॉपी चेक करना है, मार्गदर्शन देना है, जो भी सारी चीजें हैं वो सब कुछ एक टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया जाएगा उन्हीं लोगों का जो लोग बैच में जुड़े होंगे। वहां पर आपको अपने टीचर के साथ कम्युनिकेट करने का मौका मिलेगा। साथ ही ये भी सुविधा है कि अगर आप लखनऊ के हैं या लखनऊ के आसपास के हैं तो आप लोग हमारे संस्थान में आकर के टीचर से व्यक्तिगत मिल सकते हैं, उनसे परामर्श ले सकते हैं, अपनी कॉपी आकर के स्वयं चेक करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं हैं और बाकी टॉप 100 बैच है ही है। और हम लोग का टारगेट है कि इस बार सिर्फ एसडीएम या डिप्टी एसपी, इससे कम नहीं, इससे कम में समझौता नहीं होगा। एसडीएम चाहिए या फिर डिप्टी एसपी। तो इसी रणनीति के साथ हमारी टीम मैदान में उतरी है। आप लोग इसका फायदा लीजिए, बैच से जुड़िए और अंतिम रूप से आप लोग सेलेक्ट होइए। हमारी और हमारी टीम की तरफ से आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और उम्मीद है कि आप लोग हमसे जुड़ेंगे और आशा करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।